देखिए आज देखेंगे विस्फोटक अधिनियम। यहाँ से देखिए विस्फोटक अधिनियम 1884। ये जो विस्फोटक अधिनियम है ये आपका जो है विस्फोटक के विनिर्माण, कब्जे, प्रयोग में रखने, विक्रय करना, उसका परिवहन करना, आयात निर्यात करना, है ना, इनको विनियमित करने के लिए बनाया गया है। जो विस्फोटक होते हैं, विस्फोटक पदार्थों का जो है विनिर्माण, विक्रय, कब्जे, जो सारी चीजें आती हैं, विनिर्माण हो चाहे कब्जा हो चाहे प्रयोग हो चाहे परिवहन हो चाहे आयात निर्यात हो, इनको जो है विनियमित करने के लिए जो है विस्फोटक अधिनियम को जो है बनाया गया है। इसमें पहले तो कुछ पॉइंट अपन जो है जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। इसका अधिनियम संख्यांक लिखेंगे। अधिनियम क्रमांक इसका 4 है। अधिनियम क्रमांक कितना है? 4, 1884 का। ठीक है, अधिनियम क्रमांक 4 है 1884। और ये तैयार हुआ बन करके 26 फरवरी 1884 को। 26/2/1884। तो 26 फरवरी 1884 को ये बनकर के जो है तैयार हुआ। और इसके प्रवर्तन की तिथि है 1 जुलाई 1887। प्रवर्तन प्रवर्तन हुआ 1 जुलाई 1887। ये थोड़ा याद रखना है, ठीक है। 87 में जो है प्रवर्त हुआ है। इसमें आपको पता ही है कुल 18 धारा हैं और विस्तार जो है इसका जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश, संपूर्ण जो है भारत पर। ठीक है, इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर। विस्तार लिख लीजिए सीधा, विस्तार संपूर्ण भारत पर। ठीक है, तो संपूर्ण भारत पर जो है इसका विस्तार है। फिर इसमें एक पहला है सेक्शन जो है 1 है, संक्षिप्त नाम विस्तार, संक्षिप्त नाम। देखिए इसमें सेक्शन जो है 1 जो है में जो है अधिनियम का नाम है संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम वही है विस्फोटक निवारण, विस्फोटक अधिनियम, निवारण नहीं, विस्फोटक अधिनियम 1884। तो इसमें कुछ नहीं लिखना आपको, केवल सेक्शन याद रखने के लिए। सेक्शन 2 जो है इसका, वो इसमें जो है विस्तार की बात करता है। तो विस्तार आप जानते हैं संपूर्ण भारत, तो ऊपर ही लिख लिया अपन ने। सेक्शन 2 में जो है इसके विस्तार। वैसे अधिकतर एक्टों में संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ एक ही में होता है, एक ही धारा में होता है, लेकिन इसमें अलग अलग बताया गया है। विस्तार जो है संपूर्ण भारत में, तो इसमें भी कुछ नहीं लिखना आपको, केवल इसमें सेक्शन याद रखना है। सेक्शन 3 देखिए क्या है, इसमें भी कुछ नहीं लिखना है। सेक्शन 3 है निरसन। जैसे निरसन जो है अधिकतर एक्टों में जो है पीछे होता है, लेकिन इसमें आगे दे रखा है, सेक्शन 3 में ही दे रखा है निरसन। तो कौन सा अधिनियम? 1875 के अधिनियम संख्या 12 का जो है निरसन किया गया है, ये लिख सकते हैं। 1875 के अधिनियम संख्यांक 12 का शॉर्ट में लिख लीजिए। इसका क्या किया गया है? निरसन किया गया है। 1875 के अधिनियम संख्यांक 12 का जो है निरसन किया गया है। इसके बाद सीधी इसमें जो है परिभाषाएं आती हैं, ये केवल आपको धारा लिखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक याद रखना, संक्षिप्त नाम अकेला है सेक्शन 1 में, दूसरे में विस्तार है।
और अधिनियमों में एक ही धारा में रहता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ एक ही में रहता है, इसमें अलग अलग धारा बना दी और तीसरे में ही जो है निरसन के बारे में बताया गया है। बस सेक्शन 4 में जो है इसमें परिभाषाएं दे रखी हैं। सेक्शन 4 यहाँ लिखते हैं। सेक्शन 4, सेक्शन 4 में क्या दे रखा है? सेक्शन 4 में जो है इसमें परिभाषाएं दे रखी हैं। ठीक है, तो परिभाषाओं में क्या क्या दे रखा है इसको मिटा देते हैं। सेक्शन 4 में जो है परिभाषाएं दे रखी हैं। सबसे पहले इसमें वायुयान की परिभाषा दे रखी है। ए में काय की परिभाषा दे रखी है? वायुयान। ठीक है, कि वायुयान में जो है क्या क्या शामिल है। तो ऐसी मशीन जो ऐसी मशीन जो वातावरण से पृथ्वी की सतह पर वायु की प्रतिक्रिया द्वारा अवलंबन प्राप्त कर सकती। देखिए परिभाषा कैसी लिखी है इसमें, ऐसी मशीन, ऐसी मशीन, क्योंकि पुराना एक्ट है ना तो उसी हिसाब की भाषा है। ऐसी मशीन जो वातावरण से पृथ्वी वातावरण से पृथ्वी की सतह पर सतह पर वातावरण से पृथ्वी की सतह पर वायु की प्रतिक्रिया द्वारा, वायु की प्रतिक्रिया द्वारा अवलंबन प्राप्त कर सकती है। ठीक है, इसमें शामिल है, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां से लिख देते हैं। इसमें शामिल है, इसमें अब याद कैसे रखना है आपको? याद ऐसे रखना है कि जो पृथ्वी की सतह से वायु की प्रतिक्रिया द्वारा अवलंबन प्राप्त कर सकती, बस इतना याद रखना है। पृथ्वी की सतह से वायु की प्रतिक्रिया द्वारा अवलंबन, सीधा सीधा अर्थ है कि जब आप जानते हो कि वायुयान उड़ता कैसे, जब एक निश्चित सीमा से वो दौड़ता है तो वो उसमें एक प्रतिक्रिया होती है और वो अपने आप जो है हवा के दबाव से क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। तो वही परिभाषा इसमें लिखी है कि पृथ्वी की सतह पर वायु की प्रतिक्रिया द्वारा जो है अवलंबन प्राप्त कर सकता है, मतलब हवा में उठ जाता है। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया आप जानते हो। जब हवाई जहाज जो है, हेलीकॉप्टर अलग चीज हो गई जो पहले नहीं, तो हवाई जहाजों में जो होता है तो वो पहले रनवे पे गति दौड़ते हैं तो एक निश्चित सीमा से जब ज्यादा दौड़ते हैं तो अपने आप ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, उनकी बनावट की वजह से। अब ऐसा नहीं कि दौड़ने के लिए हर इंसान दौड़ेगा तो इंसान ऊपर उठ जाएगा, इंसान नहीं, लेकिन अगर हाँ उस तरीके के वो पंख वगैरह लगा के दौड़ेगा तो जरूर उठ जाएगा, और अगर उस सीमा से ज्यादा दौड़ता है तो। ये आप सभी जानते हो, विज्ञान का नियम है। लेकिन उसके लिए बनावट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी दौड़ेगा ऊपर उठ जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो वो पंख वगैरह जो लगे रहते हैं हवाई जहाजों में, उसकी वजह से वो दौड़ते हैं और ऊपर उठ जाते हैं। तो ये वही वही परिभाषा रखी है, पृथ्वी की सतह पर वायु की प्रतिक्रिया द्वारा अवलंबन प्राप्त कर सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। ठीक है, एक इतना याद रखना है। और दूसरा इसमें ये जो अपन लिख रहे हैं कि इसमें शामिल है, ये याद रखना है, इससे आपके प्रश्न बनेंगे कि वायुयान में क्या क्या शामिल है। पहला याद रखना, बैलून, बैलून यानी गुब्बारे। तो बैलून जो है वो भी जो है वायुयान में शामिल। अब आप कहोगे कि बैलून वायुयान में क्यों शामिल है? क्योंकि जब वायुयान का निर्माण हुआ, मतलब इसकी खोज हुई, तो सबसे पहले बैलून के रूप में ही हुई है। ठीक है, इसमें बड़े बड़े बैलून बनाए जाते थे, नीचे वो टोकरियां बांधी जाती थी पहले, और उसके बाद उसमें गैस भर के उनको उड़ाया जाता था। तो बैलून भी जो है वायुयान की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, इसीलिए बैलूनों को वायुयान की परिभाषा में शामिल किया गया है। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी और फिर बैलून से मशीनें वगैरह बनने लगी, ये सारी चीजें जो है इसमें बनने लगी। इसके अलावा लिखा है वायुपोत।
वायुपोत का मतलब ही आप जानते हैं, हवाई जहाज, वायुपोत, ठीक है। वायुपोत मतलब हवाई जहाज वगैरह, ठीक है। तो वायुपोत आते हैं। अब इसमें लिखा पतंग, पतंग आप जानते हैं काइट, तो पतंग जो है, पतंग को भी जो है इसमें वायुयान में शामिल करा गया है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ग्लाइडर, ग्लाइडर, ग्लाइडर आप जानते हैं, छोटी सी मशीन होती है जिसमें पंख लगे रहते हैं। इसमें इंजन विंजन, छोटा मोटा मोटरसाइकिल वगैरह का, पहले तो बगैर इंजन की भी होती थी, साइकिल जैसी, नीचे साइकिल का रहता था, ऊपर पंख लगे रहते, तो उसको तेजी से दौड़ते थे। मतलब ग्लाइडर में एक तरह नहीं, ग्लाइडर में मशीन नहीं रहती, ग्लाइडर एक पंख जैसा रहता है, उसमें हाथों से पकड़ते हैं और दौड़ते हैं, और किसी ऊंची जगह से कूदते हैं तो वो अपने आप जो है फ्लाई करने लगता है, उड़ने लगता है, ठीक है, हवा की गति से उड़ता है कुल मिला के। तो ग्लाइडर, उसके बाद ग्लाइडर में बाद में जाके आविष्कार हुआ, तो उसमें छोटी मोटी मशीनें भी लगाई जाने लगी, तो उसको ग्लाइडर कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आते हैं। और लिखा है उड्डयन मशीन है, उड़ने वाली मशीन है, उड्डयन मशीन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, बैलून, वायुपोत, पतंग, ग्लाइडर, उड्डयन मशीन, ठीक है। ये सब की सब जो है वायुयान की परिभाषा में शामिल, और इम्पोर्टेंट ये पतंग और बैलून, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे कि ये बात वायुयान में, जिनने पढ़ा नहीं होगा, जिनने केवल ऊपर ऊपर पढ़ा होगा ना, वो इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे वायुयान, बैलून और पतंग में। तो बैलून पतंग को भी वायुयान की परिभाषा में शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। बी में है जो है गाड़ी की परिभाषा दे रखी है, बी में काय की परिभाषा दे रखी, गाड़ी। तो गाड़ी में क्या क्या शामिल है, भूमि पर माल या यात्रियों को ले जाने का साधन, भूमि पर माल, माल मतलब सामान, माल या यात्रियों को ले जाने का साधन, ठीक है। ऐसा साधन जो भूमि पर चलता है और जिससे माल को और यात्रियों को ले जाया जाता है, ऐसा साधन जो है गाड़ी कहलाता है। इसमें आगे लिखा है, चाहे किसी भी प्रकार से चलाया जाए, चाहे किसी भी प्रकार से चलाया जाए, प्रकार से चलाया जाए। अब चाहे किसी भी प्रकार से चलाया जाएगा का मतलब जो हो गया कि चाहे वो पहले जो बैलगाड़ी वगैरह चलती थी वो भी गाड़ी में आ जाएंगी, और आजकल जो मशीनों के द्वारा जो गाड़ियां चलती हैं जिनमें इंजन वगैरह होता है वो भी आ जाएंगी, तो सभी प्रकार की गाड़ियां इसमें आती हैं, ठीक है। चाहे वो यांत्रिक शक्ति से चलें, चाहे मानवीय शक्ति से चलें, या पशुओं की शक्ति से चलें, वो सब की सब इसमें जो है गाड़ी की परिभाषा में आएंगी, चाहे किसी भी प्रकार से चलाया जाए। इसके अंतर्गत आते हैं, लिखा है इसके अंतर्गत आते हैं, यहां से लिख लेते हैं इसमें भी, इसके अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आते हैं, गाड़ी, देखिए लिखा है क्या क्या आते हैं, गाड़ी, ठीक है। अब वो कोई भी हो, चाहे वो बैलगाड़ी हो या कोई भी गाड़ी हो, ठीक, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, गधा, या फिर जो नॉर्मली गाड़ियां चलती हैं ना इंजन वाली, वो गाड़ी। बैगन, बैगन क्या होता था, जो बैन होती थी ना, बड़ी बड़ी लंबी लंबी पहले बनती थी, उनको ही बैगन कहते थे, ठीक है, बैगन। झकड़ा, जो जुगाड़ टाइप की होती है उसको झकड़ा कहते हैं, झकड़े ही शब्द इस्तेमाल किया तो झकड़ा ही लिखना है। झकड़ा, ट्रक, यान आदि, यान आदि, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो क्या क्या आता है इसमें आपको याद रखना है, गाड़ी आती, कोई भी गाड़ी हो, बैगन आती है, झकड़ा आता है, ट्रक आता है और यान आता है, ठीक है, यान आदि, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। अलग अलग है ट्रक यान, तो ट्रक और यान ये सब की सब जो है गाड़ी की परिभाषा में शामिल माने गए।
दोनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है इसमें जिला मजिस्ट्रेट की परिभाषा दे रखी है सी में। किसकी परिभाषा दे रखी है? जिला मजिस्ट्रेट। तो जिला मजिस्ट्रेट का अर्थ क्या है? इसमें लिखा है, इसमें लिखा जिला मजिस्ट्रेट में शामिल है, सीधा लिखिए में शामिल है। कौन कौन जिला मजिस्ट्रेट में शामिल है? दो तीन लोग इसमें शामिल हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे पुलिस आयुक्त, ये कह रहा है जिला मजिस्ट्रेट में पुलिस आयुक्त तो शामिल है, आपको याद रखना है। पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्त कौन से मामलों में? पुलिस आयुक्त, जहां पुलिस आयुक्त की नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट के रूप में की जाती, उन मामलों में जो है पुलिस आयुक्त जो है जिला मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। अगर सरकार ने, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी जैसी भी स्थिति है, कुल मिला के गवर्नमेंट ने अगर जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति पुलिस आयुक्त को दे रखी है, तो ऐसे मामले में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त ही जिला मजिस्ट्रेट माना जाएगा। ठीक है, तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के मामले में। यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं शॉर्ट में पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के मामले में। मतलब नियुक्ति अगर पुलिस आयुक्त की जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कहा करी होगी तो जिला पुलिस आयुक्त आ जाएगा। दूसरा पुलिस उपायुक्त, पुलिस उपायुक्त। ठीक है, पुलिस उपायुक्त भी शामिल है इसमें। पुलिस उपायुक्त कौन है? राज्य द्वारा विनिर्दिष्ट करने पर, अगर राज्य सरकार ने विनिर्दिष्ट किया है, राज्य द्वारा विनिर्दिष्ट करने पर, ठीक है, तो पुलिस आयुक्त आता है, पुलिस उपायुक्त आता है, अपर जिला मजिस्ट्रेट तीसरा, अपर जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, अपर जिला मजिस्ट्रेट, ये तीनों की तीनों जो है जिला मजिस्ट्रेट की परिभाषा में शामिल है। पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त और अपर जिला मजिस्ट्रेट जो है ये काय में शामिल है? ये आपकी जो है जिला मजिस्ट्रेट की परिभाषा में जो है इनको शामिल किया गया है। इनको मिटाएंगे फिर आगे से देखेंगे। विस्फोटक की परिभाषा है जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें वायुयान, गाड़ी और विस्फोटक। जिला मजिस्ट्रेट में तो ये रैंक याद रखना है कौन कौन होता है, पुलिस आयुक्त, उपायुक्त और आपका अपर जिला मजिस्ट्रेट, ये तो आपको याद ही रहेगा, है ना। ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है विस्फोटक की परिभाषा। ये याद रखना कि विस्फोटक की परिभाषा परिभाषित भी कहाँ है? डी में। इसको तो याद ही रखना है कि विस्फोटक की परिभाषा डी में दे रखी है। डी मतलब 4D, चार, चौथा चल रहा है ना, चौथे में परिभाषा है तो 4D में जो है परिभाषा दे रखी है विस्फोटक की। ये आपको याद रखना। अब देखेंगे विस्फोटक डी में। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, केवल या परिभाषा याद रखना चाहे तो परिभाषा याद रख सकते हैं। विस्फोटक, ठीक है, अगर ऐसे याद रखना चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। विस्फोटक में सभी प्रकार की चीजें आ जाती हैं, बारूद हो, है, उसके बाद जिन चीजों से विस्फोटक बनता है वो सारी चीजों को इसमें शामिल करे गया है। तो लिखना चाहे तो लिख लें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हो सकता है पूछ ले। तो विस्फोटक में शामिल, ये थोड़ा सा लंबा हुआ आपका।
क्योंकि सारे प्रकार लिखना है। विस्फोटक में क्या क्या शामिल है? पहला ये कहता है बारूद, ठीक है, बारूद को विस्फोटक में शामिल माना गया है। दूसरा जिससे विस्फोटक बनता है केमिकल पदार्थ है नाइट्रोग्लिसरीन। आपको लिखना हो तो लिखें नाइट्रो, लेकिन इससे नॉलेज जरूर बढ़ जाएगा आपका कि भाई ये चीजें भी जो है विस्फोटक बनाने में ग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन से जो है विस्फोटक बनाए जाते हैं, इनसे भी विस्फोटक बनते हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन भी जो है विस्फोटक में आता है। इसके अलावा नाइट्रोग्लिसकॉल इसी का दूसरा रूप है, वो भी जो है विस्फोटक में आता है। नाइट्रोग्लिसकॉल है, ग्लिस ग्लिकॉल है, ग्लिकॉल ला है, ग्लिकॉल, नाइट्रोग्लिकॉल, ठीक है। इसके बाद है गन कॉटन, चौथा गन कॉटन, ये सब जो है आपके विस्फोटक में शामिल है। इसके अलावा है गन कॉटन के बाद डाई नाइट्रोटोल्यून, डाई नाइट्रोटोल्यून, नाइट्रोटोल्यून, ये भी जो है आपके विस्फोटक में, ये केमिकल है, ये सब केमिकल के नाम है। गन कॉटन तो जानते हो, ये बाकी जो है ये सब केमिकल हैं। इन केमिकलों से जो है विस्फोटक का निर्माण होता है, इसीलिए इनको लिखा है। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, इससे भी जो है विस्फोटक बनता है, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड हो गया। डाई नाइट्रोफिनाइल, सातवां है डाई नाइट्रो, अलग अलग शब्द है, फिनाइल, फिनाइल, फिनाल, फिनाल है, ठीक है, डाई नाइट्रोफिनाल। तो डाई नाइट्रोफिनाइल को भी जो है विस्फोटक के रूप में शामिल किया गया, मतलब इससे भी विस्फोटक बनाया जाता है। इसके अलावा ट्राई नाइट्रो रिस लिखा है रिसोर्सिनाल, आठवां है ट्राई नाइट्रो रिसोर्सिनाल, री है सी नाल, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नाम है स्टाई स्टाई स्टाइफिलिन एसिड, स्टाइफिलिक एसिड, एसिड, ठीक है। ये भी जो है आपका क्या है विस्फोटक की परिभाषा में शामिल है। लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, काम में आते हैं ये चीजें, ठीक है। ये कब काम में आती हैं? जीके में भी आती हैं। और हो सकता है इनमें से ये चार ऑप्शन या पांच ऑप्शन, चार ही ऑप्शन आते हैं, तो चार ऑप्शन में से एक अलग ऑप्शन डाल के पूछें कि इसमें विस्फोटक में शामिल नहीं है। तो ऐसा तभी होगा जब आपने एक बार पढ़ा हो, दो बार पढ़ा हो, तो जब आपने पढ़ा हुआ तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये चीजें विस्फोटक में आती हैं। याद नहीं करना, लेकिन एक दो बार पढ़ेंगे तो याद रहेंगी। इसके अलावा है साइक्लोट्राईमेथिलीन, साइक्लोट्राईमेथिलीन, मैथिलीन, ट्राइनाइट्रामान, ट्राई, छोटा, ट्राइनाइट्रामान,
ठीक है, साइक्लोट्राइमेथिलीन नाइट्रामाइन। इसके अलावा है पेंटा, 10वां है पेंटा। ये है एरी 3, क्या है, टाइल टॉल टेट्रानाइट, एरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट। अगला है टेट्रिल, ये भी जो है आपका विस्फोटक में शामिल है, टेट्रिल। इसके बाद है नाइट्रोग्लाइडिन, बार बार नाइट्रो नाइट्रोल है, नाइट्रोल ग्लाइडिन। ठीक है, नाइट्रोग्लाइडिन। इसके अलावा यहाँ से लिख लेते हैं, 13वां है आपका लेड एजाइड, एजाइड। ठीक है, 14वां है आपका लेड स्टाइफाइनेट, ठीक है। 15वां है आपका पारा या अन्य धातु का फिलामेंट, पारा से भी बनता है। देखिए, बस याद रखें कि लेड से भी बन जाता है और पारे से भी बनता है, तो पारा भी आता है इसमें। पारा या अन्य धातु का फिलीमेंट, पारा या अन्य धातु का क्या लिखा, फिलामेंट। ठीक है, ये भी जो है फिल्म नेट है, मेट नहीं, नेट, नेट। ये भी जो है, इससे भी जो है, पारे से भी जो है आपका जो है विस्फोटक बनाया जा सकता है। 16वां है आपका, इसमें है डाई एजोट्राइनाइट, डाई डाई एजो डाई नाइट्रो, डाई नाइट्रो, डाई एजो डाई नाइट्रो, ये है फिनाल। ठीक है, इससे भी विस्फोटक बनता है। 17वां है रंगीन आतिश या अन्य पदार्थ, रंगीन आतिश या अन्य पदार्थ, जो आप आतिशबाजी करते हो वो, उसको भी विस्फोटक माना गया है। रसायन ठोस तरल गैस, चाहे जिसमें, चाहे रसायन के रूप में, रसायन पुस्तक में लिख लीजिए, रसायन तरल ठोस या फिर गैस के रूप में हो। ठीक है, ये सब के सब जो है आपके विस्फोटक की परिभाषा में आते हैं। इसके अलावा लास्ट है इसमें 18वां, कोहरा संकेत, कोहरा संकेत, जिससे कोहरा वगैरह में जो संकेतक होते हैं ना, जिससे ऊपर छोड़ा जाता है, पता पड़ता है कोहरे के टाइम में, दिशा के रूप में, संकेतकों के रूप में निशान, तो वो भी जो है इसमें जो है विस्फोटक की परिभाषा में आते हैं। आतिशबाजी भी आती है इसमें, आतिशबाजी, आतिशबाजी भी आती है विस्फोटकों में। इसके अलावा पतीले,
पलीते होते हैं वैसे वो, पलीते, क्या लिखा है इसमें, पलीते, हाँ पलीते हैं, पलीते होते हैं, पतीले नहीं, पलीते। पलीते ये विस्फोटकों में यूज किए जाते हैं, पलीते। रॉकेट, रॉकेट, इसके अलावा जो है इसमें आते हैं रॉकेट, आघात टोपियां, आघात टोपियां जो कारतूस वगैरह के ऊपर लगी रहती है ना, वो कहते हैं, जिस पे मार पड़ती है तो विस्फोट होता है, ठीक है, तो आघात टोपियां। विस्फोटक प्रेरक, प्रेरक, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके कारतूस एवं सभी प्रकार के गोला बारूद, कारतूस भी आते हैं, यहाँ लिख लीजिए, कारतूस एवं सभी प्रकार के गोला बारूद, ठीक है। ये सब के सब जो है आपके विस्फोटक की परिभाषा में शामिल, इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये याद रखना कि 2D में विस्फोटक को परिभाषित किया गया। और भाई ये परिभाषा इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये एक्टिव विस्फोटक अधिनियम है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट वाइज आपको याद रखना चाहिए कि बारूद से बन सकते हैं, किन किन चीजों से बन सकते हैं, ठीक है। तो एक दो बार पढ़ना जरूरी है इसको, क्योंकि क्वेश्चन अगर ऐसे बनेगा कि इस विस्फोटक में जो इसमें से कोई 3 ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन अलग देने के बाद पूछेंगे कि विस्फोटक में शामिल नहीं है, तो ये तभी पता पड़ेगा जब आपने ये पढ़ा हो, ठीक है। तो मेन चीज जो होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लेड से बनता है, पारा से बनता है ना, तो ये वाली चीजें तो आती कॉमन है ही, है ना। इसके अलावा बारूद आ गया, ये सब आ गया, गन कॉटन वगैरह, ये सब बारूद की परिभाषा में, जो आपकी विस्फोटक की परिभाषा में जो है शामिल है। बाकी जितने, बाकी ये सारे केमिकल हैं सब, तो ये सारे केमिकलों से मिलकर के जो है बारूद मतलब विस्फोटक जो है बनता है। केवल इतना ही इसमें रखना है, ज्यादा नहीं। तो ये एक दो बार पढ़ना पड़ेगा आपको, याद नहीं करना, पढ़ना है जरूरी है, लेकिन एक दो बार, एक दो बार आपको इसको पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, बनेगा विस्फोटक, या फिर सीधा क्वेश्चन बनेगा कि विस्फोटक को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो कोई डी में जो है विस्फोटक को परिभाषित किया गया है, ये भी याद रखना है आपको, डी भी याद रखना है कि डी में जो है विस्फोटक की परिभाषा दे रखी है। वो परिभाषा कहाँ है, चौथे में है, तो चौथे का कौन सा है, डी, तो ये याद रखना है आपको। अब देखेंगे आगे की परिभाषा। आगे परिभाषा है ई, ई में काय की परिभाषा दे रखी है, ई में निर्यात की परिभाषा दे रखी है, निर्यात, ये तो सिंपल है निर्यात। तो निर्यात का मतलब है किसी भी माध्यम से निर्यात, चाहे जल के माध्यम से हो चाहे वायु के माध्यम से हो, भारत में किसी भी स्थान पर ले जाना। तो जल थल वायु तीनों आ जाएंगे, जल थल वायु, तीन ही माध्यम होते हैं, आप जानते हो, एक जल के माध्यम से भी जा सकते हैं, वायु के माध्यम से भी जा सकते हैं, और थल के जमीन के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो तीनों माध्यम आ गए, जल थल वायु मार्ग से, तीन ही प्रकार के मार्ग होते हैं ना, ये तो जानते ही आप। तो मार्ग से भारत के बाहर ले जाना, से भारत के बाहर ले जाना, तो यहाँ निर्यात का अर्थ है भारत से बाहर ले जाना, कहने का मतलब ये, किसी भी माध्यम से आप ले जा रहे हो, निर्यात का अर्थ है यहाँ भारत से बाहर ले जाना। उसके बाद है एफ, सिंपल है ये परिभाषा है, तो ये खैर नहीं पूछी जाएंगी आपसे, लेकिन अपन लिख लेते हैं इसे, आयात, जो नॉर्मल होती है परिभाषा वही है ये। आयात का क्या अर्थ है, आयात का अर्थ है भारत में लाना, इसका उल्टा है, तीनों तरीके से, जल थल वायु, जल थल वायु मार्ग से भारत में लाना, बस इतना लिख लीजिए।
निर्यात का मतलब भारत से बाहर ले जाना, और आयात का मतलब भारत में लाना। ठीक है जी। जी में काय की परिभाषा, जी में आपकी जो है मास्टर की परिभाषा है, मास्टर। ठीक है, मास्टर कौन है, इसमें लिखा है मास्टर में शामिल है, में शामिल है। कौन कौन शामिल है मास्टर में? मास्टर में देखिए पहला और दूसरा करके लिख लीजिए कौन कौन शामिल होता है मास्टर में। तो मास्टर में आपका पायलट शामिल है, पायलट जो हवाई जहाज उड़ाता है, एरोप्लेन उड़ाता है, पायलट वो आता है। दूसरा बंदरगाह मास्टर, जो बंदरगाह पोतों पे रहते हैं वो भी आता है, इसमें लिखा है बंदरगाह मास्टर, गाह मास्टर। ठीक है, बंदरगाहों पे इनकी ड्यूटी रहती होगी, तो जो बंदरगाह मास्टर हो गए। सहायक बंदरगाह मास्टर, इसका सहायक भी आता है, सहायक बंदरगाह मास्टर। ठीक है, सहायक बंदरगाह मास्टर भी आ गए। इसके अलावा लिखा है बर्थिंग मास्टर, बर्थिंग मास्टर। ठीक है, ये भी आ गए, बर्थिंग मास्टर आ गए। सॉरी, बर्थिंग मास्टर से भिन्न ऐसा व्यक्ति, बर्थिंग मास्टर से भिन्न ऐसा व्यक्ति, बर्थिंग मास्टर से भिन्न ऐसा व्यक्ति जो जलयान या वायुयान का भार साधक या नियंत्रक है, जो जलयान या वायुयान का भार साधक या नियंत्रक है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। कौन कौन आता है पायलट में? बंदरगाह मास्टर, सहायक बंदरगाह मास्टर, पायलट भी आता है, पायलट के अलावा बंदरगाह मास्टर, सहायक बंदरगाह मास्टर, और लिखा है बर्थिंग मास्टर से भिन्न ऐसा व्यक्ति जो जलयान या वायुयान का भार साधक या नियंत्रण, मतलब इनके नियंत्रण में रहते हैं, उड़ते हैं, तो ये लोग जो है इसमें मास्टर की परिभाषा में आते हैं। दूसरा इसमें याद रखना है आपको, पोत की नौका के संबंध में पोत का मास्टर, पोत की नौका के संबंध में पोत का मास्टर, पोत का मास्टर, ये लोग जो है मास्टर की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, पहले इन्हीं सभी चीजों से चलता था भाई, बंदरगाह जहाजों का बहुत ही ज्यादा रोल होता था, अब भी है। अब केवल इतना नहीं बचा है जहाजों का, पानी के जहाजों का, पहले ज्यादा रोल हुआ करता था, क्योंकि पहले न केवल माल ढोने के काम में आते थे, बल्कि जो है यातायात के साधन के रूप में भी काम में आते थे। आज भी जहाज बहुत यूजफुल है, ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज है, लेकिन आज जो है केवल बहुत कम ट्रेवलिंग उससे लोग करते हैं, केवल माल ढोने के लिए काम ज्यादा आते हैं। पहले यात्रा के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट थे जितने की माल ढोने के लिए होते हैं। आजकल यात्रा के लिए कम, माल ढोने के लिए ज्यादा उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। एच में है विनिर्माण, एच में जो परिभाषा है आपकी वो जो है विनिर्माण की परिभाषा दे रखी है। ठीक है, विनिर्माण। तो विनिर्माण में है विस्फोटक विनिर्माण की प्रक्रिया, जिसमें शामिल है विस्फोटकों को, ये फिर इसमें 2 पॉइंट और लिखे हैं। तो विनिर्माण का अर्थ है यहाँ विस्फोट बनाने की प्रक्रिया से है, विस्फोटक विनिर्माण की प्रक्रिया, विस्फोटक विनिर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, विस्फोटक विनिर्माण की प्रक्रिया जिसमें शामिल है, जिसमें शामिल है
क्या शामिल है? विस्फोटकों को तकों को विस्फोटकों को क्या करना है इसमें? पहला दूसरा करके लिखेंगे। पहला, संगठक में विभाजित करना, संगठक में विभाजित करना। ठीक है, संगठक में विभाजित करना या तोड़ना या विघटित करना, या तोड़ना या विघटित करना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब जो होता है, जब आप कोई भी चीज बनाते हो ना केमिकल फॉर्मूले से, तो उसके जो केमिकल फॉर्मूला जो होता है उसमें किसी चीज को जोड़ना मिलाना, केमिकल में मिलावट वगैरह करते हो ना आप, तब जाके विस्फोटक बनता है। तो वो सारी प्रक्रिया लिखा है। संगठक मतलब मान लो एक घोल है, उसमें आपने कोई चीजें डाली, तो वो सारी प्रक्रिया कह रहे हैं, उसमें डालना, उससे बाहर निकालना, तो वो एक प्रक्रिया होती है, तब जाके विस्फोटक बनता है। तो वही लिख रहा है कि उसमें विभाजित करना, उसको तोड़ना, विघटित करना, ठीक है, अथवा खराब विस्फोटक का को प्रयोग योग्य बनाना, अथवा अथवा खराब विस्फोटक को प्रयोग योग्य बनाना। भाई कोई विस्फोटक खराब हो गया है कोई विस्फोटक खराब हो गया है, अब आपने क्या करा, उसकी परिवर्तन वगैरह कर करोगे, केमिकल की सफाई वफाई जो भी जैसे भी होता हो, जो लोग बनाना जानते हैं वो लोग बना लेते हैं। तो वो आपने क्या किया, उसको खराब जो विस्फोटक था उसको क्या किया, फिर से मतलब वैसा कि वैसा बना लिया, है ना। तो वो प्रक्रिया भी जो है विनिर्माण की प्रक्रिया में आएगी, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। जो खराब विस्फोटक है उसको आपने चलाने योग्य बना लिया, फिर से सही कर लिया कुल मिला के, तो उसको भी जो है विनिर्माण ही माना जाएगा। दूसरा इसमें लिखना है, इसी में लिखना है, ऊपर यहीं से लिख लीजिए। दूसरा, फिर से बनाना, परिवर्तित करना या मरम्मत करना। फिर से बनाना, परिवर्तित करना या मरम्मत करना। मरम्मत ही है या मरम्मत करना, ठीक है। तो फिर से बनाना, परिवर्तित करना या मरम्मत करना भी जो है विनिर्माण की प्रक्रिया में आता है, ठीक है। आई में जो है आपकी विहित की परिभाषा दे रखी है, आई में तो विहित दे रखा है, तो इसमें आपको कुछ नहीं लिखना। विहित मतलब नियमों द्वारा विहित, ठीक है। उसके बाद इसकी लास्ट परिभाषा है जे। जो जे परिभाषा है वो कहती है जलयान। वायुयान की भी परिभाषा है इसमें आपकी, जलयान की परिभाषा भी है, ठीक है। तो जलयान में शामिल है, क्या क्या शामिल है जलयान में? इसमें लिखा है पोत, नौका, पाल। पोत, नौका, पाल, ठीक है। तो पोत, नौका, पाल, जलयान, जलयान। इसके अलावा कहता है नौ परिवहन, ठीक है, नौ परिवहन भी आता है इसमें। नौ परिवहन के लिए प्रयुक्त साधन, नौ परिवहन के लिए प्रयुक्त साधन, मतलब ऐसा साधन जो नौ परिवहन के लिए, मतलब पानी में आप तैरते हैं उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सब आ जाते हैं, ठीक है। जो मानव या माल को, जो मानव या माल को, या तो मनुष्यों को ले जाएंगे या सामान को ले जाएंगे, तो वही कह रहा है जो मानव या माल को जल मार्ग से ले जाने के लिए बनाई जाती है,
जो मानव या माल को जल मार्ग से ले जाई जाने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, जिसमें अन्य चीजें एवं कसेन भी शामिल, जिसमें अन्य चीजें एवं कसेन भी शामिल, ये कह रहा है जिसमें अन्य चीजें एवं कसेन भी शामिल। अन्य चीजें कसेन का मतलब होता है कस वगैरह, रस्सी वगैरह कस के, बम्बू वगैरह कस के, या मान लीजिए आप जानते हो बांस जो है पानी में तैरता है, तो आपने देखा होगा कि बांसों को इकट्ठा बांध लिया और उस पे ऊपर तैर रहे हैं, तो वो कसेन वगैरह उसी तरीके के आइटम होते हैं, तो उनको कसेन वगैरह कहते हैं। इस तरीके से बना लिए आपने कि उस पर तैर रहे हैं, तो बन जाते हैं ऐसे, है ना, टायर इसके बन जाते हैं, है ना, खाली उससे जो चीजें पानी पे कुल मिला के तैरती उन सबको बांध बूंद के आप बना लेते, तो वो सब कसेन वगैरह, तो वो सब भी जो है आपके ये कह रहा है कि आपके जो है जलयान की परिभाषा में शामिल है। सारी चीजें जिससे आप मनुष्य को या माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हो, वो सब जो है आपकी जलयान की परिभाषा में आती। ठीक है, चाहे आप जुगाड़ करके ही ना ले जा रहे हो कसेन के रूप में, तो भी वो जो है आपकी जलयान की परिभाषा में ही आएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए सेक्शन 5, ये तो परिभाषाएं हो गई। अब सेक्शन 5 है आपका, एक मिनट, सेक्शन 5 देखिए, विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, प्रयोग, विक्रय, परिवहन, आयात निर्यात का अनुज्ञापन करने के बारे में नियम बनाने की शक्ति। सेक्शन 5, सेक्शन 5 क्या कहता है? विस्फोटकों के विनिर्माण, ठीक है, विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, प्रयोग, ठीक है, विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, प्रयोग, विक्रय, परिवहन, विक्रय, परिवहन, विक्रय, परिवहन, कहाँ गया, आयात निर्यात का अनुपालन करने के बारे में, आयात निर्यात का अनुपालन, अनुपालन ही है, अनुपालन, अनुज्ञापन करने के बारे में, अनुज्ञापन है, ज्ञापन करने के बारे में नियम बनाने की शक्ति है। काफी लंबी हेडिंग है इसकी। ये कह रहा है विस्फोटकों का विनिर्माण करना हो, कब्जे में रखना हो, प्रयोग करना हो, परिवहन करना हो, आयात निर्यात करना हो, अनुज्ञापन मतलब एक तरीके से उसके लिए लाइसेंस की व्यवस्था करने के बारे में नियम कौन बनाएगा, ये कह रहा है ना। जो लाइसेंस की व्यवस्था है, कुल मिला के धारा 5 जो है लाइसेंस की व्यवस्था करती है कि अगर विस्फोटकों का निर्माण करना हो, है ना, उसको कब्जे में रखना हो, उसको विक्रय करना हो, परिवहन करना हो, आयात निर्यात करना हो, तो उसकी अनुज्ञप्ति के बारे में या नियम जो है कौन बनाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट तो आपको जानते ही हो कौन बनाएगा, विस्फोटकों वाली बात है तो स्टेट गवर्नमेंट को तो इतना पावर है नहीं, तो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाए जाएंगे इस विस्फोटकों के बारे में, केंद्र सरकार। ठीक है, ये सारे नियम वगैरह कौन बनाएगा? केंद्र सरकार को इसकी पावर है। ठीक, दूसरा, केंद्र सरकार निम्न उपबंध भी कर सकती है, ठीक है, केंद्र
सरकार निम्न उपबंध भी कर सकती है। ठीक है, आयात निर्यात परिवहन कुल भी कुछ भी हो उसको सबसे उसके बारे में अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन के बारे में नियम केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके अलावा केंद्र सरकार निम्न उपबंध भी कर सकती है। अब केंद्र सरकार निम्न उपबंध मतलब कुछ गाइडलाइन बना देगी, कौन देगा कैसे मिलेगी वो, तो कैसे कौन कौन करेगा, क्या नियम बना सकती है केंद्र सरकार, मतलब क्या उपबंध कर सकती है। अनुज्ञापन प्राधिकारी की नियुक्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी की नियुक्ति, ये जरूरी है ना। अब सरकार करेगी देगी, अब सरकार किसको देगी, आदमी कहाँ जाएगा, तो एक अनुज्ञापन प्राधिकारी नियुक्त कर दिए कि भैया आपको जिसको अनुज्ञप्ति चाहिए वहां चला जाए, तो एक अनुज्ञापन प्राधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। दूसरा, अनुज्ञप्ति के लिए फीसें और आवेदन के बारे में बंद कर सकती है। क्या कह रहा है, अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्ति के बारे में, अनुज्ञप्ति के लिए फीसें, ठीक है, एवं आवेदन इसी में लिख लीजिए, एवं आवेदन। आवेदन कैसे करोगे, कौन सा आवेदन का फॉर्मेट होगा, क्या फीसें होंगी, उसके बारे में भी प्रोविजन कर सकती है। इसके अलावा अनुज्ञप्ति की रीति, अनुज्ञप्ति की रीति मतलब किस तरीके से करोगे आवेदन, क्या तरीका होगा, है ना, एक प्रोसीजर होता है ना, वो उसके बारे में भी कर सकती है। इसके अलावा अनुज्ञप्ति के लिए शर्तें, क्या शर्तें होंगी, किसको दी जाएगी, है ना, तो अनुज्ञप्ति की शर्तों के बारे में भी जो है नियम कर सकती है। शर्तों लिख लीजिए या शर्तें लिख लीजिए, तो शर्तों के बारे में नियम बना सकती है केंद्र सरकार। इससे के अलावा अनुज्ञप्ति की अवधि, अनुज्ञप्ति की अवधि मतलब आपको जो भी लाइसेंस दिया जाएगा वो कितनी अवधि के लिए होगा, उसके बारे में भी नियम बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें DEEE करके लिखा हुआ है, धारा 6F के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया, ये कह रहा था सेक्शन 6F, आगे जाके पढ़ेंगे, ये कह रहा है के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया। ठीक है, किस प्रक्रिया का पालन करेगा अपील प्राधिकारी, उसके बारे में भी जो है प्रोविजन किए जा सकते हैं। अगला है EEA, इसी में है EEA, ये कह रहा है, दिख रहा है, हाँ, विस्फोटकों के क्रय की कुल मात्रा, विस्फोटकों के कुल क्रय की मात्रा मतलब क्वांटिटी भी तय कर सकती कि एक बार में कितना विस्फोटक रख सकते हो, कितना खरीद सकते हो, अगर जो लाइसेंसी व्यक्ति होते हैं ना उनके लिए भी, तो इस प्रकार का नियम बना सकती है। इसके अलावा है EEB, ये यहाँ लिख देते हैं, EEB, ये यहाँ लिख लीजिए EEB। ठीक है, ये कहता है मुख्य नियंत्रक द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीसें, मुख्य नियंत्रक द्वारा, मुख्य नियंत्रक द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीसें
ठीक है, मुख्य नियंत्रक द्वारा प्रभावित की जाने वाली फीसें। लास्ट है अधिनियम से संबंधित छूटें, एफ है ये, अधिनियम से संबंधित मतलब क्या क्या छूटें जो है एक व्यक्ति को होंगी, उसके बारे में भी प्रोविजन जो है केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अनुज्ञापन प्राधिकार के सिंपल सा, एक बार पढ़ने लायक है, ऐसा नहीं है कि आप जिसको दिख कर लो, लिख लिया है तो एक बार पढ़ना है तो कि सारे फैक्ट एक साथ रहे, कोई फैक्ट ना छूटे। ठीक है, फैक्ट छूटना नहीं चाहिए, बाकी याद तो आपको केंद्र सरकार रखना है। अब पूछ सकते कि भाई अनुज्ञापन प्राधिकारी वगैरह ये सब इसमें आ जाएगा, तो इस वजह से जो है फैक्ट बने रहेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो जल्दी जल्दी, तो फैक्ट नहीं छूटते हैं। ठीक है, केवल पढ़ना होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है, पढ़िए बस, ऐसा नहीं कि बैठ के रटना, रटने की तो जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, सीधा बस पढ़ते जाइए, 2-3 बार पढ़िए, और फिर क्या होता है जब परीक्षा में आप पेपर देते हो और आपने पढ़ा होता है तो फैक्ट जल्दी कवर हो जाते हैं। और जो लोग डायरेक्ट में जो अपने नोट्स नहीं बनाते उनके संग में दिक्कत ये होती है, वो फैक्ट नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट हो जाते हैं, तो कई बार क्योंकि डायरेक्ट फिर नहीं पाते हैं परीक्षा के टाइम पे, बड़े बड़े होते हैं, है ना, सारी चीजें फिर नहीं पाती हूँ, बैरक में फालतू की भाषा बहुत सारी लिखी रहती, फालतू का मतलब जो यूज की नहीं है। अब यूज की तो खैर रहती, सेंटेंस बनाना पड़ता है इसीलिए लिखना पड़ता है, लेकिन ये है कि अपन को फिर उतना जरूरत, उतना टाइम नहीं रहता है, तो फेर नहीं पाते, जब फेर नहीं पाते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो फिर जब परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो वो फैक्ट छूट जाता है। लेकिन जब अपन ऐसे पढ़ते हैं तो फैक्ट नहीं छूटते, बस और कुछ नहीं होता है। तो फैक्ट अपन को ध्यान में रहते हैं, क्वेश्चन पेपर में आया तो दिमाग एकदम से करता है कि हाँ ये पढ़ा हुआ लग रहा है, तो लग जाता है। ठीक है, सेक्शन देखिए 5A, जब आपने पढ़ा होता है आपका दिमाग ऑटोमेटिक क्लिक करता है कि हाँ ये पढ़ा है, बस उसी को लगा देते हैं। अब 5 ये कहता है उन व्यक्तियों द्वारा जो विस्फोटकों का पहले पहले से ही कारोबार कर रहे हैं, अनुज्ञप्ति के बिना कुछ अवधि के लिए कारोबार करते रहना। ये कह रहा है जो पहले से जो है अधिनियम के लागू होने से पहले से जो है कारोबार कर रहे थे, तो उन व्यक्तियों द्वारा जो, कौन से व्यक्ति हैं, विस्फोटकों का पहले से ही विस्फोटकों का पहले से ही विस्फोटकों का पहले से ही कारोबार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, विस्फोटकों का पहले से ही कारोबार कर रहे हैं, अनुज्ञप्ति के बिना, अनुज्ञप्ति के बिना मतलब बगैर लाइसेंस के कुछ अवधि के लिए कारोबार करते रहना, कुछ अवधि के लिए कारोबार करते रहना। तो ये कह रहा है ऐसे लोग हैं जो पहले से काम कर रहे थे, कुछ अवधि के लिए जो है ये क्या करते रहेंगे, कारोबार करते रह सकते हैं। ठीक है, कुछ अवधि के लिए जो है कारोबार करते रह सकते हैं। कब तक कर सकते हैं, 2 ही पॉइंट है इसमें। पहला ये कह रहा है संशोधन अधिनियम 1978, संशोधन अधिनियम 1978 के प्रारंभ होने से पूर्व कारोबार करने पर, संशोधन अधिनियम 1978 के प्रारंभ होने से पूर्व कारोबार करने पर, तो ये उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संशोधन अधिनियम 1978 से पहले से काम कर रहे हैं। ठीक है, 1884 की बात नहीं, 1978 से।
इस अधिनियम को 1978 के द्वारा रिप्लेसमेंट करके मतलब लागू किया गया होगा। तो ये उसी की कह रहा है कि संशोधन अधिनियम 1978 से पहले अगर कोई व्यक्ति विस्फोटकों वाला काम कर रहा था तो ये छूट उसी को मिलेगी। ठीक है, किसको छूट मिलेगी? संशोधन अधिनियम 1978 वाले को, इससे पहले से जो काम कर रहा था। प्रारंभ की तारीख से 3 माह तक, कितना कब तक कर सकता है ये लिखा है, प्रारंभ की तारीख से 3 माह तक, प्रारंभ की तारीख से 3 माह तक, मतलब 3 माह तक वो कारोबार कर सकता है बगैर लाइसेंस के। लेकिन इसमें लिखा है या आवेदन किए जाने पर, या आवेदन किए जाने पर, अगर मान लीजिए उसी 3 माह के भीतर उसने आवेदन कर दिया है, तो आवेदन किए जाने पर आवेदन के अंतिम रूप से निपटारा हो जाने के, निपटारा तक जो भी बाद में हो, प्रारंभ की तारीख से 3 माह तक या आवेदन किए जाने पर आवेदन के निपटारा होने तक, तारा होने तक, ठीक है, जो भी बाद में हो, जो भी बाद में हो, बाद में हो इसीलिए लिख दिया कि मतलब 3 माह का समय तो है ही, लेकिन अगर आपने आवेदन कर दिया है तो मान लीजिए निपटारा 6 महीने में होता है तो 6 महीने तक आप बगैर लाइसेंस के काम कर सकते हो। तो इन दोनों में अगर आवेदन आपने 3 माह के भीतर कर दिया है तो जब तक आवेदन का निपटारा नहीं हो जाता तब तक आप बगैर लाइसेंस के काम कर पाओगे। अगर वो साल भर भी निपटारा ना करें तो साल भर भी, इसमें लिखा ना जो भी बाद में, जो भी तारीख बाद में हो, या तो ये तारीख बाद में हो या वो तारीख बाद में हो, तो जो भी तारीख बाद में हो उस तारीख तक आप क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो बगैर लाइसेंस के। इसमें सेक्शन 6 और देख लीजिए, एक ही है इसमें। सेक्शन 6 में भी फिर 6 में ए बी सी डी ई एफ, है ना, ये करके जोड़ रखे हैं। वैसे देखने में 18 लगते हैं लेकिन ज्यादा हो जाते हैं सेक्शन उस हिसाब से। इसमें केवल हेडिंग याद रखना है, विशेषतः खतरनाक विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे या आयात को प्रतिबंधित करने की केंद्र सरकार की शक्ति। केवल हेडिंग याद रखना है, विशेषतः, विशेषतः खतरनाक, खतरनाक विस्फोटकों के विनिर्माण, तकों के विनिर्माण, ठीक है, विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, आयात, सभी आ जाएगा, ठीक है। आयात या कब्जे या लगा दीजिए, या आयात को प्रतिषिद्ध करने की, को प्रतिषिद्ध करने की केंद्र सरकार की शक्ति या केंद्रीय सरकार की शक्ति। ठीक है, केंद्र सरकार कर सकती है भाई, रोक लगा सकती, कौन से पदार्थों को, जो विशेषतः खतरनाक किस्म के हैं तो उन पर जो है रोक लगा सकती है, उनके बनाने पर, उनके कब्जे में रखने पर, उनके आयात निर्यात पर, इस प्रकार की जो है सरकार जो है रोक लगा सकती। अब ये देखेंगे बाकी कल, ठीक है। 6A से देखेंगे, 6A से जो है बच्चों के लिए है, रोक लगाने की बात है, युवा व्यक्तियों के लिए उस पर रोक लगाने की बात कहता है, ठीक। कल देखेंगे इसको, कल, ठीक है, कल ही देखेंगे, ठीक। बाकी इसको कल देखा देखा जाएगा। आज बस इतना ही।